दोस्तों, ये तब की बात है जब बारिश के दिन चल रहे थे और मैं अपने दादाजी के साथ अपने घर की बैठक में बैठा था। उन दोनों मेरी उम्र 14 से 15 साल की थी जब मेरे दादाजी ने मुझे एक ऐसी घटना बताई थी जिसे सुनकर अच्छे अच्छे लोग कांप उठते हैं। बारिश के चलते मेरे और दादाजी के बीच पुराने जमाने की बातें होने लगी। तभी मैं दादाजी से जिद करते हुए बोला, दादाजी आप मुझे कोई भूतिया कहानी सुनाइए ना। पहले तो दादाजी ने मना कर दिया, लेकिन मेरे हट करने पर दादाजी मान गए। फिर दादाजी ने बताया कि सन 1986 का वो साल था। वैसे तो उनका गांव शांत और कुशल माना जाता था, लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ अच्छी होती है भगवान उसे जल्दी ख़त्म कर देता है। हमारे गांव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दादाजी बताते हैं कि उन दिनों वो अपने ही खेत में काम करते थे और साथ ही उन्होंने बताया कि सर्द रात में भी उन्हें कभी कभी पेड़ के नीचे छोटे से कंबल ओढ़कर ही सोना पड़ता था। लेकिन फिर एक दिन उनकी सड़क के काम में जॉब लग गई और उस जॉब के मुताबिक उन्हें रात को अपने खेत में आने की फुर्सत मिलती, क्योंकि दिन भर वो सड़क निर्माण के काम में लगे रहते। तो आगे की कहानी में आपको दादाजी के पॉइंट से सुनाऊंगा। एक रात हमारे गांव को काली रात की काली चादर ने अपने अंदर ढक लिया था। वो पहली ऐसी रात थी जब गाँव का इतिहास बदलने वाला था। उस रात बारिश अपने जोरों पर थी। ऐसा लग रहा था मानो बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश की जगह कुछ ही देर में आंधी शुरू हो गई। गांव के जो लोग बाहर बैठे थे वो जल्दी जल्दी अपने घर में चले गए और मैं और मेरे कुछ पुराने दोस्त भी वहीं गांव के कुएं के पास बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। लेकिन तूफान के आने की वजह से हम सभी जल्दी जल्दी अपने अपने घर में चल दिए। फिर कुछ देर के बाद जब तूफान में गिरावट आई तो हमें गाँव के बीच से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। हम सभी अपने अपने घरों से बाहर निकले तो हमने देखा कि एक महिला और उसका बच्चा सड़क पर तड़प तड़प कर मर गए थे और उनको मदद देने वाला कोई नहीं था। ये देखकर सब गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्हें बहुत ही अफसोस भी हुआ कि वो इतनी घनी रात को उनकी मदद नहीं कर पाए और वो ख़त्म भी हो गए। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन शायद वो दोनों गांव में सबसे ज़्यादा गरीब थे। खैर, अब होने को भी कौन टाल सकता है। जो होनी थी वो तो बीत गई, लेकिन उसके बाद गांव में कुछ अजीब सा होने लगा। जैसे रात होती लोगों के घरों पर खटखटाने की आवाज़ आती थी और भी कुछ अजीब सा होने लगता। गांव के लोग इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन अभी भी उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया। करीब 2 महीने तक ऐसे ही चला। फिर एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस गांव में अतिरिक्त आत्मा घूम रही है और पुजारी बाबा का कहना था कि एक प्रेत दूसरी आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करती है और कहीं ऐसा ना हो कि हम जल्दी गांव को शमशान बनता देखें। उस समय वहां के कुछ समझदार और पढ़े लिखे लोगों ने पुजारी की बात को उनके दिमाग का वहम माना और उस बात को वहीं दफना दिया। कहते किसी बीमारी को कम होने पर ही मिटा देना चाहिए। अगर वो बीमारी गंभीर होने लगती है तो फिर वो उस चीज़ को ही ख़त्म कर देती है या इंसान को ही मार डालती है। अब गांव के लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनकी एक वजह ये भी थी कि गांव का मुखिया एक पढ़ा लिखा इंसान था, तो सब लोग उसकी बात ही मानते थे। थोड़े दिन तो गांव में सब कुछ एकदम ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। करीब 2 महीने पहले यहाँ पर एक स्त्री और उसका बेटा मरा था। आज बिल्कुल उसी तरह का माहौल था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और तूफान आने का खतरा मंडरा रहा था। उस दिन मैं अपना काम खत्म करके घर की तरफ ही लौट रहा था। सारे मजदूर लोग भी अपने घर जा चुके थे। तभी मेरी नज़र वहाँ पर पड़ी जहाँ हम लोग रात में बैठकर गप्पे लड़ाते थे। दूर से मुझे ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई पर बैठा है। मैं ये सोचकर उस तरफ चल पड़ा कि शायद मेरा ही कोई दोस्त वहाँ पर बैठा होगा। लेकिन जब मैं उस जगह पर गया तो मुझे कोई नज़र तो आ रहा था, लेकिन ये मेरा कोई दोस्त नहीं था बल्कि कोई और ही था, जिसके चेहरे पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ था और वो दीवार का सहारा लेकर बैठा था। उस दीवार के पास बैठा देख मैं उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। उसकी आंखें बंद थी और तभी मेरी नज़र उसकी जेब के बाहर दिख रहे एक हथियार पर पड़ी। तो मैं समझ गया कि ये तो कोई चोर या डाकू है, और फिर मैं बिना आवाज़ के चुपके से वहाँ से तुरंत ही निकल गया। जाते समय मैंने देखा कि मुझे उस कुएं के पास भी कोई दिखाई दे रहा था। सफ़ेद सफ़ेद साड़ी पहने एक स्त्री और एक 15 साल का लड़का, और उन दोनों के पास एक आदमी भी बैठा था जिसके हाथ में कोई हथियार जैसी चीज़ दिख रही थी। उस समय मैं अपनी जान बचाने के लिए अपने घर में घुस गया। उस दिन तो मेरे शरीर को कोई आघात नहीं पहुंचा, लेकिन आज की रात मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठा रहा। मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों गाँव की बिरादरी में क्या चल रहा था।
उस दिन वाली बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई, लेकिन उन्होंने फिर से नज़रअंदाज कर दिया। उसी रात जब मैं खाना खाने के बाद बिस्तर पर सोने के लिए जा रहा था, तभी मेरे घर के दरवाजे पर अचानक से दस्तक हुई और दस्तक के होते ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हमारे दरवाजे में एक छोटा सा महीन छेद था, तो मैं उसके अंदर से पहले से देख लेता था कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। मगर जैसे ही मैंने उस छेद के अंदर से दरवाजे के बाहर का दृश्य देखा तो मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि खटखटाने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन बाहर की तरफ मुझे कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। अभी भी वो खटखटाने की ध्वनि मुझे सुनाई दे रही थी, किंतु बाहर मुझे किसी के होने का एहसास तक नहीं हुआ। मैं बिना दरवाजे को हाथ लगाए वापस अपने बेड पर आकर लेट गया। मुझे पूरे तरीके से विश्वास हो गया था कि यह कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, ज़रूर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है ये। पूरी रात मेरे दिमाग में अजीब अजीब चलता रहा, और फिर जब सुबह हुई तो गांव की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। कुछ लोग रो रहे थे और कुछ लोग घायल पड़े थे। गांव के अंदर 3 जनों की मौत भी हो गई थी, और इस हादसे ने गांव को बहुत ही बुरी तरह झंझोड़ दिया था। कहीं ना कहीं ये सब किसी अनजानी ताकत का काम था। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे अब रात के समय घर से बाहर कदम रखने से मना कर दिया। मैं खुद डरा हुआ था, तो भला रात में घर से बाहर निकलने की सोच भी कैसे सकता हूँ। जिन लोगों की मौत हुई थी उनकी लाश पर चाकू के घाव बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर को छलनी छलनी कर दिया हो, यानी कि उनका पूरा शरीर जख्मों से भरा पड़ा था। उस दिन मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैं अपने काम पर भी नहीं जा सका और पूरे दिन घर में ही बैठा रहा। गांव के लोग मृत लोगों को दाग देने के लिए शमशान घाट ले गए, लेकिन दहशत का सफर अभी तो सिर्फ शुरू हुआ था, क्योंकि वास्तव में जो होने वाला था उसका अंदाज़ा लगा पाना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जैसे कुछ डरावना होता तो वैसे ही गांव में एक मीटिंग का आयोजन किया जाता, लेकिन अब किसी के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो मीटिंग अटेंड कर सके। कोई अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहा था। फिर लगभग 5 दिन तक गांव के अंदर महिलाओं की रोने की आवाज़ें आती, और ऐसा लगता कि रात होते ही कोई घोड़े लेकर गांव में घूम रहा है, जो कि घोड़े के पैरों की आवाज़ बार बार हमारे गांव के बाहर भी सुनाई देती थी। उसके बाद गांव के अंदर एक बार फिर खामोशी पसरने लगी, जैसे अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था कि अब असली कहानी शुरू होगी और मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे डरावने नज़ारे को देख लूँगा। दरअसल वो तब की बात है जब काम करते करते मुझे एक खबर मिली। दरअसल एक आदमी ने मुझे बताया कि मेरे पापा मर गए हैं। इस तरह अचानक ही सुनकर मैं एक पल के लिए सुन पड़ गया था। उस आदमी ने बताया कि मेरे पापा की रहस्यमय मौत हो गई है। मैं बर्फ़ की सिल्ली की तरह जम गया था। मुझे जल्द से जल्द घर जाना था। मेरा कलेजा ज़ोरों से धड़क रहा था, लेकिन फिर मैं किसी तरह वहाँ से निकल ही गया और गांव की तरफ बढ़ा। उस काम को करने के बाद अब लगभग शाम के 6 बज चुके थे। जब मैं वहाँ से निकला था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ था और काफ़ी सन्नाटा भी पसरा हुआ था। जब मैंने गांव में अपना कदम रखा था, तब तक अंधेरा काफ़ी हो गया था। तभी मेरी नज़र सड़क पर टहल रहे एक आदमी पर पड़ी। मुझे लगा कि ये मेरे ही पापा हैं, और जब मैंने वहाँ पर टहल रहे उस आदमी को देखा तो मेरी दृष्टि उसके ऊपर से हिली नहीं। फिर मैं आगे बढ़ने लगा, तभी अचानक से किसी घोड़े की आवाज़ आई, मानो सड़क पर कोई दौड़ रहा है। और इस आवाज़ को सुनकर जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक आदमी जिसने अपने सर पर सफ़ेद रंग की साफ़ी बांध रखी थी और उसके हाथ में एक हथियार था, और मुझे इस बात पर पूरी तरह यकीन हो गया था कि यह कोई डाकू है। फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं सीधा सड़क की ओर भागा और उस आदमी ने आवाज़ देते हुए मुझे अपने से बाईं ओर भागने का इशारा किया, और उस आदमी की बात मानकर मैं जल्दी से बाईं तरफ की साइड में मुड़ गया। तभी मैंने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा छत्र बना था। गांव के लगभग सारे मकान बंद कर दिए गए थे। मुझे अपना घर यहाँ से साफ साफ नज़र तो आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे अंधेरा अपनी चरम छाया के साथ छाने लगा। मैं जिस छत्र के नीचे बैठा था उसके ऊपर लाल लाल रंग के धागे बंधे हुए थे, मानो इस जगह को मंत्रित किया गया है। वहाँ से मैं पूरे गांव का नज़ारा देख पा रहा था। धीरे धीरे हमारे गांव के अंदर कुछ डाकू लोग आने लगे, और उन लोगों ने कुछ ही देर में पूरे के पूरे गांव को टटोलना शुरू कर दिया। वो सब घर के दरवाजे के पास जाते और उसे धक्का मारकर ही देखते कि कहीं दरवाज़ा खुला तो नहीं है। फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर एक घर का दरवाज़ा खुल गया, और दरवाजे के खुलते ही गांव का एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम चिंतामणि था, वो गलती से बाहर निकल गया।
मेरी आंखों के सामने उन सब चोर और डाकू लोगों ने उस आदमी को तड़पा तड़पा कर मार दिया। उसके पूरे जिस्म को चाकू से छलनी छलनी कर डाला। ये देखकर तो मुझे इतना बड़ा सदमा लगा कि अब मैं इस गांव में रुकने के लिए एक पल भी तैयार नहीं था। वो पूरी रात मैंने उस छोटी सी छतरी के नीचे ही बिताई और जब सुबह हुई तो मैं अपने घर चला गया तो मेरे पापा की लाश पड़ी थी, यानी कि अब मेरे पापा भी चल बसे थे। उसके बाद गांव के पुजारी ने बताया कि हमारे गांव में डाकुओं की आत्मा घूमती है और वो लोग गांव को ख़त्म करना चाहते हैं। वास्तव में वो कोई जिंदा डाकू का झुंड नहीं है। दोस्तों, उस दिन के बाद हमारे गांव की बर्बादी शुरू हो गई और फिर कुछ ही दिनों में गांव पूरी तरह से वीरान हो गया। मैंने तो अपने पापा के मृतदेह को शमशान घाट में सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया और उसके बाद अपने घर परिवार के साथ शहर में रहने लगा। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल तो हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि एक दशक पहले गांव में किसी डाकू के झुंड को देखा गया था और गांव के लोगों ने एकजुट होकर उन सबको मार दिया। उसके बाद उनकी आत्मा दिखने लगी, लेकिन गांव के लोगों ने गांव का इलाज करवाया। लेकिन एक दशक के बाद गांव में कुछ ऐसा कहर आया जिसके बाद गांव किसी शमशान के रूप में बदल गया। पर अब दोस्तों वहाँ पर कोई नहीं रहता। दादाजी ने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने इस गांव को ठीक से नहीं देखा। उनका कहना है कि अब और उनके गांव के बीच की दूरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब वो उस इलाके के बारे में कुछ भी नहीं जानते और अब तो इस कहानी को बहुत ही साल बीत गए हैं, तो लोग इस इलाके को कहीं ना कहीं शमशान घाट के रूप में ही देखते होंगे।